Assalamu alaikum students. In today's lecture, I'll answer all general queries that you may have about GAT, Graduate Assessment Test. आपने अपनी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली और अब आपने फ़ैसला किया है कि आपने एमफिल में एडमिशन लेना है पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, और आपको पता चला है कि एमफिल में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है जिसका नाम है गैट। अब उस टेस्ट को लेके आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि वो टेस्ट कितने मार्क्स का होता, कितना टाइम अलाउ होता उस टेस्ट को करने के लिए, उस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, फिर ये कि क्या गैट सिर्फ एक ही दफ़ा दिया जा सकता, अगर एक दफ़ा में आपसे पास नहीं होता क्या आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो, अगर दोबारा दे सकते हो तो कितनी अटैम्प्ट्स अलाउ हैं, फिर के उस टेस्ट का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टेस्ट में, जनरल नॉलेज के रिलेटेड पूछे जाते हैं या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते, फिर के कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं गैट जनरल के स्कोर्स को, क्या सब यूनिवर्सिटीज़ गैट को एक्सेप्ट करती हैं या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और पहली अटेम्प्ट में बहुत से स्टूडेंट से ये टेस्ट पास नहीं हो पाता, तो वो कौन से कॉमन चैलेंजेस हैं जो किसी स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको इस वीडियो में, पर आपको इसके लिए एंड तक मेरे साथ बने रहना है। पहला, गैट है क्या? तो गैट एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला टेस्ट है। इसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है 120 मिनट्स में। 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स, 2 घंटों में आपको वो 100 एमसीक्यूज़ का पेपर अटेम्प्ट करना होता। तो क्वेश्चन आता है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास कितना टाइम होगा। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट 12 सेकेंड्स होंगे। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है आप अपना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि अगर आप किसी एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दोगे तो एंड पर ये होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड होंगे और आपके पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। पासिंग मार्क्स कितने हैं गैट के? तो गैट को पास करने के लिए 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। 50% मीन मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। एक दफ़ा में अगर टेस्ट पास नहीं हुआ क्या दोबारा दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। एनटीएस 5 दफ़ा लेती है साल में टेस्ट, तो हर 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट टेस्ट होता। एक पहली बार आपने दिया, टेस्ट पास नहीं हुआ, 50 से कम मार्क्स आए, अब अगली दफ़ा तैयारी करें, फिर से दें टेस्ट। ये आप पे है, आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। कैसे पता लगे कब कौन सा टेस्ट हो? तो एनटीएस की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, टेस्ट स्केड्यूल्स देखें तो नेक्स्ट एनटीएस टेस्ट कब होने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट क्या है, रोल नंबर स्लिप कब आएगी, रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, टेस्ट कब होगा, सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तो ना तो जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं ना ही आपके मेजर सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे किसी बंदे ने बीएस किया केमिस्ट्री में या बीएस किया फिज़िक्स में या बॉटनी में, तो उसके जहन में होगा कि गैट टेस्ट में उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई कुछ पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। एक भी एमसीक्यूज़ आपके सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं पूछा जाता। गैट का एक फिक्स्ड आप कह लें एक फ़िक्स पैटर्न होता है जिसके 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल और वर्बल। क्वांटिटेटिव में मैथ के रिलेटेड, जैसे जनरल मैथ्स, जैसे मीन हो गया, मॉड हो गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, बेसिक अलजेब्रा हो गया, बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, वो पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है? एनालिटिकल रीजनिंग में आपको पैराग्राफ दिया जाता है और आपको उन पैराग्राफ को रीड करना होता है और फिर उन पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड, उनके आपको आंसर करने होते हैं। लगता है शायद बहुत आसान होगा, पर वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता और वो ट्रिकी पैराग्राफ्स होते हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा मुश्किल पोर्शन जो गैट में समझा जाता है वो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है, क्योंकि इसकी वजह ये पैराग्राफ बड़े हैं, उनको रीड करने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा वो थोड़े से आईक्यू को चेक करने वाले होते हैं, सीधे सीधे सवाल नहीं होते, घुमा घुमा के दिए गए होते, तो उनके आंसर करने के लिए आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग के आंसर करने के लिए आपकी इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। फिर वर्बल का है, वर्बल में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। एनटीएस की वेबसाइट पे गैट का एक पूरा सिलेबस मौजूद है, तो आप वहाँ से हर टॉपिक को सर्च करें, उसको प्रिपेयर करें। अगला सवाल, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गैट एक्सेप्ट करती हैं? तो सब यूनिवर्सिटीज़ गैट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, हर यूनिवर्सिटी का। तो कौन सी यूनिवर्सिटी करती है कौन सी नहीं करती, वो आप उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसे मेरे जो नॉलेज में है, कॉमसेट है, नस्ट है, लम्स है, और बहरिया यूनिवर्सिटी है और एयर यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गैट को एक्सेप्ट करती हैं।
और फिर अगला सवाल कि मैथ है इसमें, तो लोगों को होता है शायद कैलकुलेटर लाओ होगा, ऐसा कैलकुलेटर लाओ नहीं होता सेंटर में। सो आपको मैथ के 100 में से 40% मैथ का होता है। सो 40 MCQs आएंगे मैथ के, तो वो 40 MCQs आपको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने हैं। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। सो कौन सा मेजर इशू है जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है टेस्ट को पास करने में? तो जो मेजर इशू है टेस्ट को पास करने में वो होता है कि जो कॉमन चैलेंज है जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है वो टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखें, अगर 100 MCQs है और 100 MCQs के लिए मतलब इस तरह से टाइम है कि आपके पास एक MCQs के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट है। तो टाइम मुश्किल है मैनेज करना, क्योंकि अगर एनालॉजीज़ है तो 20 नंबर की एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होता, उसमें आई थिंक 5 पैराग्राफ दिए होते। तो अब उन 5 पैराग्राफ को रीड करना, फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देना, काफ़ी टाइम कंज्यूम। बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, उनको रीड करने के लिए आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है, तब आप इस काबिल होते हैं उन MCQs के आंसर कर सके। तो मैं फिर से बोलूँगी, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन चैलेंजिंग है, इसको आपने लाइट नहीं लेना और आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है। प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैथ का पोर्शन है, इस तरह से प्रैक्टिस करो, आपको कैलकुलेटर नहीं चाहिए। सो इंग्लिश का आसान होता है, इंग्लिश आती होती है, सो इंग्लिश का पोर्शन आसान है। मैथ के लिए बस आपको आपको अब तैयारी किस तरह से करें, पास पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं, उनमें से तैयारी करो। रेलिवेंट रिसोर्सेज से तैयारी करें, जैसे यूट्यूब पे जो भी गैट के रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो लें। वेबसाइट्स हैं जो गैट की प्रिपरेशन करवाती, उनसे तैयारी करें। जो NTS की वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया हुआ, एक एक टॉपिक को सर्च करें और उसमें उसके रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड NTS में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको आप तैयार करें। पास पेपर्स को तैयार करें। तो पास पेपर एग्जैक्टली तो नहीं आता, पर एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि कैसे होएगा। फिर ये है, जब आप पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो एक प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, आपको पता लग जाता है कि किस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है। और मज़े की बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरे साथ इस तरह से हुआ था, जब मैंने गैट दिया तो आई थिंक 90 MCQs, तो 90 MCQs मुझसे अटैम्प्ट हो गए थे। 10 MCQs ऐसे मतलब वो मैं रीड ही नहीं कर सकी अभी, तो टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं उनको ब्लैंक छोड़ी थी। तो मुझे घर आके पता लगा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मुझे उनके कुछ ना कुछ बबल्स फिल कर देने चाहिए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब 10 MCQs हैं, तो अब 10 के तुक्के लगा दो, 2-3 तो ठीक हो ही जाएंगे, तो खाली नहीं छोड़ के आना। ये आपको एक बात याद रखनी है। जब 1 मिनट रह गया है, अभी आपके 10-15 MCQs रहते हैं, क्यों जो कि होगा, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल है, क्योंकि और जब आपको लगे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो बजाय उसको सोचने के तुक्का लगा दो, क्योंकि आगे अब जो 10 MCQs में पढ़ नहीं पाई, उनमें से आई थिंक 6-7 ऐसे होंगे जो मुझे आते थे, बिल्कुल ठीक आते थे, पर रीड करने का टाइम नहीं मिला। तो अगर जो MCQs आपको नहीं आते, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, फ़ौरन से तुक्का लगाओ, आगे मूव करो, कुछ छोड़ना नहीं आपने। और अगर आपको ये हो कि पूरा पेपर अटैम्प्ट करके बाद में टाइम बचेगा, फिर इनका कुछ ना कुछ लगा दूंगा, तो ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज होता है, लेकिन प्रैक्टिस की है, सो प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और क्या 50 पासिंग मार्क्स इनफ है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? तो ऐसा नहीं है, टेस्ट पास करना ज़रूरी है MPhil के लिए अप्लाई करने के लिए। पर अगर आपका सिर्फ टेस्ट पास करना ज़रूरी नहीं है, मेरिट पर आना भी ज़रूरी है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मेरिट पर आना भी ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट का, हर यूनिवर्सिटी का, हर डिपार्टमेंट का अपना एक मेरिट होता है जिस पर आना ज़रूरी है। सपोज़ कर लें मैंने BS किया केमिस्ट्री में, तो मुझे MPhil करना है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस से। अब मैंने गैट दिया, गैट मेरा पास हो गया, मैंने 57 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100 गैट में। तो 50% का क्राइटेरिया है, तो मेरे 57% हैं, तो ऑब्वियसली मैंने गैट पास कर लिया। तो आपको लग रहा होगा इस तरह मेरा कॉमसेट में एडमिशन हो जाएगा, पर पता लगा कि कॉमसेट में मेरिट हाई बना, मतलब 65% मेरिट बना, कि जिसके 65% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो मेरिट पर आएगा, उसका MPhil केमिस्ट्री में एडमिशन होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो मैंने टेस्ट पास किया था, पर उसके बावजूद मैं मेरिट पर नहीं आई, तो मेरा MPhil में एडमिशन नहीं होगा कॉमसेट में। आपको समझ आ रही है? तो अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ पे कंपटीशन होता, मेरिट हाई होता, तो फिर आपका सिर्फ टेस्ट पास होना काफ़ी नहीं है, आपको मार्क्स भी अच्छे लेने हैं। जैसे आपने एक दफ़ा टेस्ट दिया, मार्क्स 50 के लाइन में आ रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी फिर से टेस्ट दो, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाता है एक दफ़ा टेस्ट देने से। तो फिर अगली दफ़ा आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ, तो मे बी आप 70+ ले लें,
तो ये होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आप मेरिट पर आ जाएंगे, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो टेस्ट की तैयारी करनी है। दूसरा ये कि कैलकुलेटर चूँकि अलाउ नहीं है, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। अब कुछ लोगों को लगता है शायद बहुत आसान टेस्ट है, आप जाएंगे फ़ौरन से हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, पर आपकी प्रैक्टिस में बहुत तो आसान नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि सिर्फ पास नहीं होना, ऑब्वियसली मेरिट पर भी आना है। तो 16 साल पड़ा है, एमफिल करना है, 2 साल है, हायर एजुकेशन तो सबका होता है, अच्छे अदारे में लें। तो आपने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए, एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए, बीएस में बहुत मेहनत की, तो अब ये गैट टेस्ट है, इस पे भी मेहनत करें। 50% काउंट होते हैं ये पूरे आपके करियर के, 50% टेस्ट के। तो मेरिट कहाँ बनता, आपको समझ आ रही है कि मेरिट में कितनी वैल्यू है इस टेस्ट की। तो आपको टेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए, ख़ुद को करना चाहिए। एक दफ़ा दें, फिर से दें। तो जो आपके जिस गैट टेस्ट में जब आप एडमिशन देते हैं, तो एक बंदे ने 2-3 गैट टेस्ट दिए हुए हैं, तो फिर वो बड़ा परेशान होते हैं लोग कि पता नहीं कौन सा गैट टेस्ट कंसिडर होगा। तो जिस टेस्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आपका कंसिडर होगा। आपको बात समझ आ रही है? सो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूँगी एटलीस्ट दो दफ़ा आपको टेस्ट देना चाहिए, एटलीस्ट 2 दफ़ा। पहली दफ़ा जब हम देते तो पहली दफ़ा दिए 50 की लाइन में मार्क्स आए हैं, तो आप फिर से तैयारी करके दें तो मे भी आपके 80+ आ जाएँ। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो रहा था, आपने टेस्ट अच्छा दे दिया तो आपका हो जाएगा एडमिशन आराम से। तो मेरिट पर आना ज़रूरी है।